हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो आपका सब्जेक्ट है एईसी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, सो ये हिंदी मीडियम में इसकी यूनिट 6 करवाने वाला हूँ। इजी समरी होगी, मेन टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे इस यूनिट से और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन है। आपकी अगर कोई क्वेरी है सो आप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है और वहाँ पे जाके आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर पाओगे। सो सबसे पहला टॉपिक है इस पूरी यूनिट से जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजन चक्र। सो हाइड्रोजन चक्र जो होता है वो कैसे चलता है पूरा, ये आपको समझना है। सो अगर मैं आपको ये फोटो आपको नजर आ रही हो, सो यहाँ से आपको पहले तो मैं पॉइंट से समझाता हूँ। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है सबसे पहले। मींस जो भाप बनती है, महासागर होते हैं, झील होते हैं, नदियां होती हैं, ये पानी जब सूरज की वजह से गर्म हो जाता है तो ये पानी जो है वो भाप के रूप में बदल जाता है और धीरे 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 ये प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। फिर क्या होता है, ये जो भाप होती है इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन के अणु होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि पानी दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। H2O कहा जाता है इसको, ठीक है। दो हाइड्रोजन और आपका एक ऑक्सीजन, इससे मिलकर आपका पानी बनता है। फिर उसके बाद ये जो जलवाष्प होता है, आपका भाप होती है, ये हाइड्रोजन के अणुओं के साथ वायुमंडल में धीरे 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 ऊपर उठता है और उसके बाद हवाएं और वायु जो होती है, हमारी जो हवा होती है वो उसको इधर से उधर लेकर जाती है, ये जो हाइड्रोजन होती है हमारी। फिर उसके बाद संघनन की प्रक्रिया होती है। फिर ये जैसे जैसे जलवाष्प जो भाप के रूप में ऊपर उठता जाता है ये ठंडा होने लगता है, जिससे कि संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। और फिर क्या होता है कि जब वो संघनन होता है तो वो बूंदें बदल जाती हैं, वो भाप जो है वो बूंदों के रूप में बदल जाती है। बहुत सारी बूंदें मिलकर एक बादल बनाती हैं और जब यही बादल भारी होते हैं तो फिर ये वर्षा के रूप में वापस जमीन पर आते हैं। और उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है अभी भी इसी के अंदर रहती है ना, बूंद के अंदर, क्योंकि H2O है भाई। मींस दो हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन है। मींस ये जो हाइड्रोजन है ये वापस अब नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद इसका अपवाह होता है। मींस जब बारिश पृथ्वी की सतह पर आती है तो जमीन में जब ये एंटर करती है फिर वापस से ये नदियों में चली जाती है या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ये पानी चला जाता है, झीलों में चला जाता है। सो यही चक्र आपका चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको फोटो में नजर आ रहा है, सबसे पहले जो आपका पानी होता है वो सूर्य की वजह से क्या होता है, गर्म होता है। फिर उसके बाद भाप के रूप में ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो फिर संघनन की प्रक्रिया होती है। देन उसके बाद वो बादल बनता है, फिर वापस बरसता है। सो ये ही पूरी प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। फिर होता है हाइड्रोजन जो होता है, जैसे उदाहरण के लिए पौधे जो होते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से पानी खींचते हैं। आप पौधों को पानी डालोगे तो वो जड़ों के माध्यम से खींचते हैं और हाइड्रोजन जो होता है वो भी मतलब चला जाता है। और ये आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन उन कार्बनिक अणुओं का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पैदा करते हैं। मींस पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो उनके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएंगे, जिससे जो उनके अंदर का हाइड्रोजन आया होगा वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, वो वापस फिर इसी पर्यावरण में आ जाएगा। फिर वो हाइड्रोजन कैसे पानी के रूप में जाएगा, फिर आएगा जाएगा आएगा, ये चक्र चलता रहता है। और जीवित जीवों में अगर मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन जो है वो मनुष्यों के साथ साथ जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके अंदर होता है। डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में मौजूद होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दहन और ऑक्सीकरण। इसका मतलब है हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी दहन प्रक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ा जा सकता है। मींस जब आप जीवाश्म ईंधन, कोयला वगैरह जब जलाते हो सो इससे भी आपका जो हाइड्रोजन है वो वायुमंडल में चला जाता है। और ये मतलब वायुमंडल में जितनी भी हमारी प्रक्रिया होती हैं ऑक्सीकरण से रिलेटेड उसमें भी रहता है हाइड्रोजन। मींस हाइड्रोजन हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है, इसको आप कभी अलग नहीं कर सकते। और महासागरों में फिर वापस चला जाता है हाइड्रोजन। नदियां या ये जितनी भी, मतलब मैंने आपको बताया था ना, बारिश होती है तो वापस ये पानी फिर चला जाता है, तो ये चक्र चलता है। अब मैं भारत के आपको जल संसाधन बताऊं। भारत में पानी के संसाधन क्या हैं? एक तो आपकी नदियां हैं। भारत के अंदर 12 मासी नदियां भी होती हैं और ऐसी नदियां भी होती हैं जो कि थोड़े समय के लिए ही जिनमें पानी रहता है। अगर मेन नदियां बताऊं तो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, सिंधु नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदियां हैं भारत की। उत्तर भारत में बहुत बड़े लेवल पर ये बहती है।
कवर करती है एरिया को। झीलें और जलाशय, भारत के अंदर कई प्रकार की प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं, कई मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। केरल के अंदर वेम्बनाड, ओडिशा की चिल्का झील और जम्मू कश्मीर की जो है वूलर झील बहुत फेमस है। और सिंचाई वगैरह के लिए, बिजली से मतलब पानी से बिजली बनाने के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए जो है आपके कई सारे बांध वगैरह भी बनाए गए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीरा कुंड है, टेहरी बांध है, ठीक है। ये जलाशय वगैरह क्यों बनाए जाते हैं? इसी वजह से। फिर आता है आपका भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। भारत के अंदर जो है मतलब कुछ कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। और हर राज्य की जो यूजेज होती है अंडरग्राउंड वाटर की वो अलग अलग है। हरियाणा पंजाब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जबकि कई राज्यों में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम है, सो वो बहुत ज्यादा कम यूज करते हैं। फिर आता है मॉनसूनी वर्षा। भारत को एक पानी का स्रोत बारिश के रूप में भी मिलता है, कि मतलब भारत के जल संसाधनों की आपूर्ति बारिश से भी हो जाती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है वो जब आता है जून से सितंबर तक, सो बहुत अच्छी खासी बारिश होती है इंडिया के अंदर। और ये मानसूनी बारिश के कारण खेती बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है ये बारिश। और देश का बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है, किसान खासकर, वो मानसून के ऊपर निर्भर रहता है। फिर उसके बाद आता है भारत में जल संसाधनों की समस्याएं क्या क्या हैं। एक तो पानी की कमी होती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहरीकरण तेज होता जा रहा है, फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं, पानी की मांग बढ़ रही है बट पानी कम होता जा रहा है। फिर है असमान वितरण, हर राज्य में एक जैसे पानी के संसाधन नहीं है, किसी राज्य में सूखा पड़ा रहता है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर पानी बिल्कुल ही नहीं है, सो ये भी एक समस्या है। देन आपकी भूमि जल की कमी होती जा रही है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे उसका लेवल, उसका जो जल का स्तर है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि मतलब सही से कोई प्रबंधन नहीं हो रहा और खेती की पद्धतियां बहुत खराब है। लोग जो है अभी भी इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे हैं कि भूमि का जल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जल की गुणवत्ता से रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि भाई पानी प्रदूषित हो रहा है, फैक्ट्रियों का जो कचरा होता है, जो खेती का कचरा होता है, ये सीवेज होता है, ये सारा पानी में छोड़ दिया जाता है गंदा, ठीक है। और साफ पानी इससे खराब हो जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको गांव के अंदर पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा आज तक, जिसकी वजह से उनको कई पानी से रिलेटेड बीमारियां भी हो रही हैं। फिर है कि जलवायु परिवर्तन भी होता जा रहा है, कि बारिश पहले टाइम से होती थी, अब बारिश का पैटर्न बदल रहा है। कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कभी बिल्कुल ही नहीं हो रही, कभी ऐसे मौसम में बारिश हो रही है जब लगता ही नहीं है कि बारिश का मौसम है। फिर है हिमनद, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, हिमालय के ग्लेशियर्स, वो पिघल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर है कुछ राज्यों के अंदर पानी को लेकर विवाद रहता है, जल के बंटवारे को लेकर विवाद रहता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, ठीक है। सो कौन कितना पानी रखेगा, ये भी एक मुद्दा है। सो ये सारे टॉपिक्स आप करके जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको जल संसाधन से रिलेटेड बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।